गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर रजनी शर्मा। स्टूडेंट्स, मैंने आपको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का पार्ट 1 आपसे विस्तृत रूप से चर्चा करी थी। आज मैं आपको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का पार्ट 2 बता रही हूँ। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पार्ट 1 में मैंने आपको औद्योगिक क्रांति के कारण तथा औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही क्यों हुई उसके बारे में आपसे विस्तृत रूप से आपसे चर्चा करी थी। आज मैं आपको औद्योगिक क्रांति किन किन क्षेत्रों में हुई और उस औद्योगिक क्रांति का प्रगति किस प्रकार हुई, कुछ ऐसे आविष्कार हुए जिन्होंने औद्योगिक क्रांति की प्रगति में बहुत योगदान दिया, उसके बारे में आपको विस्तृत रूप से अध्ययन कराऊंगी। सबसे पहले हम वस्त्र उद्योग को लेते हैं। क्रांति की जो प्रगति हुई उसमें वस्त्र उद्योग का क्या योगदान रहा उसके बारे में। पहले जो औद्योगिक क्रांति से पहले कोई भी वस्त्र का निर्माण होता था वह घरों में ही होता था और उसमें पुरुष व महिलाएं दोनों ही भागीदार होती थी, क्योंकि वह हाथों से ही वह कार्य किया जाता था। वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया में घर के लगभग सभी सदस्य भाग लेते थे, लेकिन ये उत्पादन की जो घरेलू व्यवस्था थी वह बहुत ही सीमित मांग की पूर्ति कर पाती थी और हाथों से ही सारा कार्य किए जाने के कारण उत्पादन प्रक्रिया में भी बहुत समय लगता था। धीरे धीरे कुछ आविष्कारकों ने ऐसी मशीनों का आविष्कार किया जिससे मशीनी युग की ही शुरुआत नहीं हुई, बल्कि कुछ ऐसे यंत्र आए जिन्होंने इस उद्योग को गति प्रदान करी। सबसे पहले लंकाशायर के एक जुलाहे जॉन के ने 1733 में फ्लाई शटल का आविष्कार किया। यह फ्लाई शटल या उड़ने वाली ढरकी भी इसको कहा जाता था। ये बुनाई का कार्य करती थी। इस कार्य में जुलाहे को दोनों हाथों का प्रयोग करना पड़ता था और जुलाहे के एक समूह ने इस चीज को काफी उठाया। जॉन के ने फ्लाई शटल नाम के जो आविष्कार किया था उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। इसी प्रकार जेम्स हारग्रीव्स ने एक स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। स्पिनिंग जेनी जो मशीन का आविष्कार था, इस मशीन में एक लकड़ी के फ्रेम पर लगी 8 तकलियों पर एक पहिए की सहायता से 8 धागे एक साथ बनाए जाते थे। बाद में इसे विकसित कर लिया गया ताकि इसमें 100 धागे आसानी से बनाए जा सके। धीरे धीरे इसका विरोध भी हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली जुलाहों को अपना बेरोजगारी का डर लग रहा था, लेकिन कुछ समय बाद हारग्रीव्स की स्पिनिंग जेनी को अपना लिया गया। 2 वर्ष बाद 1779 में रिचर्ड आर्कराइट ने वाटर फ्रेम का आविष्कार किया। यह मशीन जल शक्ति से संचालित होती थी और इसमें स्पिनिंग जेनी की तुलना में अधिक मजबूत धागे बनाए जाते थे। इस प्रकार धीरे धीरे इस उद्योग में प्रगति होती गई। सैमुअल क्रॉम्पटन ने कुछ ऐसी प्रगति करी कि उसने हारग्रीव्स की स्पिनिंग जेनी व आर्कराइट के वाटर फ्रेम दोनों को एक जगह करके एक नई मशीन का निर्माण किया जिसे म्यूल कहा जाता था। यह मशीन बहुत ही श्रेष्ठ व महीन धागों का निर्माण करती थी। उपयुक्त मशीन के आविष्कार ने सूत काटकर धागा बनाने की प्रक्रिया को बहुत ही गति प्रदान करी। अब धीरे धीरे हम वाष्प शक्ति की ओर आते हैं कि वाष्प शक्ति ने किस प्रकार प्रगति करी। वाष्प इंजन का जो पहला आविष्कार था वह टॉमस न्यूकोमेन ने किया था 1704 ईस्वी में।
1969 ईस्वी में इंजीनियर जेम्स वॉट ने न्यूकोमेन के इंजन की कमियों को दूर करते हुए एक वाष्प इंजन का आविष्कार किया, जो अधिक उपयोगी व मितव्ययी सिद्ध हुआ। जेम्स वॉट ने मैथ्यू बोल्टन नामक एक उद्योगपति की साझेदारी में इंजन बनाने का एक कारखाना स्थापित किया। स्टूडेंट, जैसे ही वाष्प शक्ति का जो मशीन थी उसका आविष्कार होते ही उसके लिए काफी इसका प्रचार किया गया, क्योंकि उद्योगों को शक्ति की आपूर्ति का ये मुख्य स्रोत बन चुका था। अब हम लोहा एवं इस्पात उद्योग पर आते हैं। लोहा एवं इस्पात उद्योग के संदर्भ में 1709 ईस्वी में अब्राहम डर्बी ने लोहे को पिघलाने के लिए लकड़ी के कोयले के स्थान पर पत्थर के कोयले से बने कोक की उपयोगिता की ओर ध्यान दिया। यह एक महत्वपूर्ण आविष्कार था, चूंकि पत्थर का कोयला सस्ता भी था और आसानी से उपलब्ध भी था। यह अधिक तीव्र ऊष्मा का उपयोग करता था। इस प्रकार इसके कारण लोहे के निर्माण में भी प्रगति हुई। 1784 में लोहे के शुद्धिकरण की भी एक नई तकनीक आई, जिसे पडलिंग कहा गया। धीरे धीरे स्टीम हैमर ने कुछ समय बाद रोलिंग मिल का आविष्कार किया, जिससे लोहे के शुद्धिकरण की प्रक्रिया और भी परिष्कृत हो गई। 1856 में बेसमेर पद्धति हेनरी बेसमेर ने बनाई, जो लोहे के परिष्कार व सुदृढ़ीकरण के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसके बाद इस्पात का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाने लगा और मानवीय सभ्यता में इस्पात युग का प्रवेश हुआ। अब हम परिवहन एवं संचार के बारे में अध्ययन करेंगे कि औद्योगिक क्रांति के काल में परिवहन के साधनों में किस प्रकार व्यापक सुधार हुआ। परिवहन एवं संचार का जहां तक सवाल है, स्कॉटलैंड के एक इंजीनियर जॉन मकाडम ने मजबूत सड़कों का निर्माण किया। इन सड़कों का निर्माण करते समय सड़कों के निचले भाग में भारी पत्थरों की परतें रखी जाती थी और इसको काफी प्रगति के क्षेत्र में आगे बढ़ाया गया। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध एवं 19वीं शताब्दी के प्रथमार्ध में इंग्लैंड, फ्रांस व संयुक्त राज्य अमेरिका ने जल मार्ग का निर्माण किया। अमेरिका के एक इंजीनियर रॉबर्ट फुल्टन ने वाष्प चालित नौका का भी आविष्कार किया, जो जल परिवहन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम सिद्ध हुआ। वाष्प चालित रेलवे इंजन के जो आविष्कार थे, उन्होंने लोकोमोटिव नाम की एक मशीन का भी निर्माण किया। रेलवे इंजन का जो निर्माण था वह जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया। 1814 में माई लॉर्ड नामक स्टीम लोकोमोटिव बनाया गया। स्टीफेंसन के प्रयासों से 1929 में मैनचेस्टर व लिवरपूल के मध्य प्रथम रेल मार्ग का निर्माण किया गया। इस प्रकार जे स्टूडेंट परिवहन के साधनों में या परिवहन से संबंधित जो भी आविष्कार हुआ, उसके कारण काफी प्रगति हुई। रेलवे इंजन का जो आविष्कार हुआ था और लोहे की पटरियों का जो निर्माण हुआ था, उसने स्थलीय परिवर्तन को काफी प्रगति प्रदान करी और स्थलीय जो परिवहन था वह काफी सुविधाजनक बन गया। 1901 में बेतार के तार नाम का आविष्कार मार्कोनी ने किया और 1876 में ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार कर संचार व्यवस्था को काफी चुस्त बना दिया। इस प्रकार ये जो परिवहन व संचार व्यवस्था से औद्योगिक क्रांति को काफी बल मिला, आपस में लोगों में संपर्क होने लगा, आवागमन में वृद्धि हुई और आप जानते हैं कि जब एक से दूसरी जगह पर अगर परिसंचरण होता है
या कोई संसाधन एक से दूसरी जगह जब पहुंचते हैं तो उस कार्य में काफी प्रगति होती है। अब हम अगर कृषि क्रांति को लेते हैं तो कृषि क्रांति में कुछ ऐसी नई मशीनों का प्रयोग हुआ जिससे औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि की प्रक्रिया काफी आगे बढ़ी। 17वीं शताब्दी तक कृषि अधिकांश लोगों का मुख्य व्यवसाय थी, लेकिन कृषि पद्धति व कृषि संबंधी उपकरणों में पहले कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। औद्योगिक क्रांति ने कृषि क्रांति के विकास को भी योगदान दिया। ये किस प्रकार हुआ? कृषि क्रांति का जो आरंभ था वह भी औद्योगिक क्रांति की भांति इंग्लैंड में ही हुआ, क्योंकि 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में कृषि विकास की गतिविधियां शुरू हो चुकी थी। ऐसे में जो आरंभिक आविष्कार किया था वह जेथरो टुल नामक आविष्कारक ने किया था। ये एक समृद्ध अंग्रेज जमींदार था। उसने कृषि कर्म के धैर्य पूर्वक अवलोकन के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि बीजों को छितराकर डालने की बजाय यदि उन्हें एक सीधी रेखा में बोया जाए तो उनमें से अधिकांश बीज अंकुरित हो जाएंगे। इसलिए आगे जब इस प्रगति को अंग्रेज भूस्वामी लॉर्ड टाउनशेंड ने भी अपनाया और उसने भी कृषि कर्म को सुधारने की नवीन पद्धतियों का आविष्कार किया। इस कदम में रॉबर्ट वेकवेल ने भी काफी योगदान दिया। जो कृषि की जो नवीन पद्धतियां थी उनको आगे बढ़ाने में ऑर्थर यंग नामक एक कृषक का काफी योगदान रहा। उसने नई खेती के प्रचार के लिए इवन एक कृषि संबंधी पत्रिका भी उसने एक निकाली, जिससे सभी जो इंग्लैंड के लोग थे, जो कृषक थे, उनको इस बारे में जानकारी मिली। जेथरो टुल ने, मैंने आपको बताया था कि जो सीड ड्रिल का जो आविष्कार किया था, और एल व्हिटनी ने कॉटन जिन नामक एक कपास ओटने की मशीन का आविष्कार किया था। इन मशीनों ने कृषि कार्य में जो नवीन उपकरण व मशीन का प्रयोग किया जाता था उसमें काफी सुधार कर दिए और उससे कृषि कार्य काफी आगे बढ़ गया। अब मैं इसके जो कारण व प्रभाव सामने आए, इसके प्रभाव और जो परिणाम औद्योगिक क्रांति के सामने आए वो मैं आपको बता रही हूँ। इसके आर्थिक परिणामों में उत्पादन व वाणिज्य में अपूर्व वृद्धि हुई, परंतु इसका एक नकारात्मक परिणाम यह हुआ कि इससे जो छोटे छोटे उद्योग धंधे थे उनका काफी विनाश हो गया, कई लोग बेरोजगार भी हो गए। तीसरा पॉइंट अगर हम लेते हैं तो उसमें इसका जो सकारात्मक परिणाम था वह था नगरों का विकास हुआ, क्योंकि नए नए आविष्कार से नगरों में काफी साधन उपलब्ध हुए और नगर काफी एक श्रेष्ठता का केंद्र बन गए, इसलिए नगरों का भी काफी विकास हुआ। जो मैनचेस्टर नगर था, बर्किंघम नगर था, लीड्स व जो शेफील्ड छोटे कस्बे थे वह बड़े नगरों के रूप में विकसित हो गए। औद्योगिक पूंजीवाद का भी विकास हुआ, क्योंकि औद्योगिक पूंजीवाद से ही यूरोप में पूंजीवाद का जन्म हो चुका था और औद्योगिक पूंजीवाद ने ही वित्तीय पूंजीवाद और एकाधिकार मूलक पूंजीवाद का विकास किया। अब इसके अगर हम सामाजिक परिणामों को लेते हैं तो सामाजिक परिणामों में एक नए वर्ग का उदय हुआ जिसे श्रमिक वर्ग कहा गया, परंतु श्रमिकों की कई समस्याओं में भी वृद्धि हुई। अब उनको कारखानों में 12 से 15 घंटे काम करना पड़ता था और उन्हें मजदूरी बहुत कम दी जाती थी, इसलिए उनका आर्थिक शोषण हुआ और उनमें कई तरह की बीमारियों का भी उद्भव हुआ। एक नए औद्योगिक बुजुर्गा वर्ग का वर्चस्व हुआ, एक नया औद्योगिक बुजुर्गा वर्ग था वो अस्तित्व में आया। इसी के साथ में सामाजिक संबंधों का जहाँ तक सवाल है उसमें कुछ आर्थिक संदर्भ पैदा हुए। संबंधों के परंपरागत भावनात्मक व जाति मूलक आधार टूटने लगे और आर्थिक मापदंडी संबंधों का मुख्य आधार बन गया।
इससे संयुक्त परिवार की प्रथा भी समाप्त हो गई। इस प्रकार औद्योगिक क्रांति के प्रभाव से हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि खुली प्रतियोगिता व जन कल्याण में वृद्धि की कमी हो गई और इसका जो सामाजिक जो क्षेत्र था उसमें काफी विसंगतियां आ गई। अब इसका जो राजनीतिक परिणाम हम देखते हैं तो राजनीतिक लोकतंत्र को काफी बढ़ावा मिला। पहले जो राजतंत्रात्मक जो सरकारें थी और पुराने भूस्वामी वर्ग व कुलीन वर्ग थे, उन राजतंत्रात्मक सरकार पर इनका नियंत्रण था। अब एक तरह के जो भूस्वामी वर्ग था उनके विरोध में एक श्रमिक वर्ग पैदा हो गया और श्रमिक वर्ग अपने अधिकारों की भी मांग करने लगा। औद्योगिक जो क्रांति हुई उसके कारण औपनिवेशिक होड़ चालू हो गई। सभी राष्ट्र अपने आर्थिक सुधार के लिए काफी प्रगति करने की होड़ करने लग गए, उनमें आर्थिक राष्ट्रवाद की भावना पैदा होने लग गई। इसी के परिणाम स्वरूप कुछ श्रमिक आंदोलन भी पैदा हुए। इन श्रमिक आंदोलनों के कारण कुछ सुधार हुए। फैक्ट्री अधिनियम आए। फैक्ट्री अधिनियम ने इंग्लैंड में श्रम संघों को भी औपचारिक स्वीकृति प्रदान करी। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन के माध्यम से श्रमिकों ने राजनीतिक अधिकारों की मांग करी और इस प्रकार 1867 में कुछ सुधार अधिनियम भी सामने आए जिनसे राजनीतिक अधिकारों में वृद्धि हुई। इसके साथ ही अगर हम वैचारिक परिणामों को देखते हैं तो कुछ नई विचारधाराएं सामने आई। एडम स्मिथ ने द वेल्थ ऑफ नेशन सिद्धांत का आविष्कार किया। समाजवादी विचारधारा का जन्म हुआ और समाजवादी विचारधारा में कार्ल मार्क्स व एंजल्स ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए। इसमें जो सर्वहारा वर्ग था यानी श्रमिक वर्ग था, वह उत्पादन प्रक्रिया व उससे मिलने वाले लाभ पर उनका अधिकार होना चाहिए, इसकी मांग वो करने लगे। इस प्रकार विचारधाराओं का परिणाम भी इस औद्योगिक क्रांति के लिए एक तरह का काफी एक प्रतिद्वंदी विचारधारा के रूप में सामने आई। लोगों में एक स्वातंत्र्य धारा उत्पन्न होने लगी और वे अपने अधिकारों के प्रति सजग होने लगे और अधिकारों की मांग करने लगे। कुछ इस तरह की जो विचारक भी पैदा हुए जिन्होंने इसके लिए काफी प्रयास किया और आगे जाकर नई नई विचारधाराएं राजनीतिक लोकतंत्र के धरातल पर अवतरित हुई। धन्यवाद। आपका ये औद्योगिक क्रांति वाला जो चैप्टर है वो आज संपूर्ण हुआ। अब मैं आपको फ्रांस की क्रांति के कुछ ई लेक्चर्स आपको नेक्स्ट अपने अध्याय में बताऊंगी।